आज की क्लास का आरंभ करते हैं, चर्चा करते हैं। अध्याय चल रहा था हमारा रस भेदीय। इस अध्याय में हमने षड रसों की उत्पत्ति, लक्षण और शरीर में उनके कर्मों के बारे में चर्चा इसके बारे में 5 तत्वों के बारे में देखा। रस कहाँ कहाँ समाये हैं, किन रस में कौन कौन से तत्वों का ध्यान बताई जाती है। जैसे हमने देखा मधुर रस में पृथ्वी और जल, अम्लों के अंदर पृथ्वी और अग्नि, और लवण लवण में जल अग्नि, कटु कटु में अग्नि और वायु, और तिक्त में आकाश और वायु, प्रकाश में पृथ्वी और वायु। इनके लक्षण देखिए, चर्चा की इनके बारे में। उदाहरण भी देखे जिनके बारे में हमें जानकारी मिली कि कौन कौन से रस किन किन द्रव्यों में पाए जाते हैं। इसके बारे में अपवाद भी देखे हमने कि वो रस मधुर होते हुए भी मधुर का अधिक सेवन कर लें तो उनका कोई नुकसान शरीर में नहीं दिखता है। ऐसे सभी रसों की, ऐसे द्रव्यों की हमने भी चर्चा की। सभी कषाय द्रव्य स्तंभक होते हैं, ये भी हमने देखा, हरिदीका को छोड़ के, यानी हार्ड को छोड़ करके। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कौन रस किस पे भारी है, कौन हो गया ना, गुरु यानी भारी, लघु कितना है, हल्का कितना है, मध्यम है, उत्तम है, और अधम है यानी थोड़ा वीक है। इन रसों के बारे में भी हमने 7 रसों के बारे में चर्चा की। आज शुरू करना था रसों की कल्पना के बारे में कि रसों की कुल कल्पना के हिसाब से क्या किया जाए, तो कौन से रस आपस में मिलते हैं, कैसे रस का निर्माण कार्य तो खैर हमने देख लिया, उसके लक्षण क्या क्या है, तत्व भी देख लिए। लेकिन 2 रसों के मेल से क्या क्या हो सकता है। रसों की कुल कल्पना के बारे में हम चर्चा करते हैं। पेज नंबर 8 पर हैं हम। तो एक रस से मिलाएंगे, इस तरह से कुल मिला के 6 रसों का निर्माण होता है, और 2 रस मिल जाते हैं एक साथ, मधुर और अम्ल, मधुर तिक्त, मधुर कषाय, मधुर कटु, मधुर लवण। ऐसे करके हमने 2 रसों को मिलाने का प्रयास किया। तो 2 रसों के मिश्रण से कितने प्रकार के रसों का निर्माण हुआ, तो 14 प्रकार के 15 रसों का निर्माण हुआ। और ऐसे ही जब हम 3 रसों का निर्माण एक साथ मिक्स करते हैं तो 3 रस जो हैं आपस में मिल जाएंगे। जैसे मधुर, अम्ल और लवण, ये 3 मिलेंगे तो 1 हुआ। ऐसे ही मधुर और अम्ल, उसके साथ में कटु को जोड़ दिया, फिर मधुर अम्ल के साथ में तिक्त को जोड़ दिया, और मधुर अम्ल और कषाय को जोड़ दिया। तो इस तरह से 3 रसों के निर्माण से 20 रसों का निर्माण हुआ। मतलब 20 प्रकार के रस एक साथ इकट्ठे हो पाते हैं। जब चारों की चर्चा करते हैं, 4 एक साथ मिलाएंगे, तो हमने देखा कि वो 4 जब मिलते हैं तो वो कुल मिला के 15 रसों का निर्माण कर जाते हैं। कैसे? मधुर अम्ल और लवण के साथ में जब कटु को जोड़ दिया तो 1 रस और बन गया। फिर मधुर अम्ल लवण के साथ में तिक्त को जोड़ दिया तो 1 रस हो गया। फिर मधुर अम्ल कषाय को जोड़ दिया तो 1 रस हो गया। ऐसे ही कटु तिक्त कषाय के साथ में लवण को जोड़ दिया तो 1 रस हो गया। कटु तिक्त कषाय के साथ में अम्ल को जोड़ दिया तो 1 रस हो गया। इस तरह से क्या हुआ, 15 रसों का निर्माण हुआ। 5 की देखें तो हम 6 रसों का निर्माण हो जाएगा। कटु तिक्त कषाय, और इसमें हमने लवण और अम्ल को जोड़ दिया तो 1 रस का निर्माण हुआ।
यानी एक ग्रुप का निर्माण हुआ। तो इस तरह से कितने ग्रुप बन सकते हैं, इसकी यदि हम चर्चा करते हैं, ऐसे ही 6 रसों का एक ग्रुप हुआ तो एक रस का निर्माण हुआ, एक ग्रुप का निर्माण हुआ। तो ऐसे रसों के कई ग्रुप बन सकते हैं। एक से एक मिलता है तो 6 ग्रुप बनेंगे। एक से 2 रसों का निर्माण हुआ तो ये 15, और 3 रसों का एक साथ निर्माण करेंगे तो 20 ग्रुप बन जाएंगे, और 4 का 15 बन पाएंगे, और 5 को मिलाएंगे तो 6, और षड रस यानी 6 को मिलाएंगे तो 6 का एक ग्रुप बना। तो इस तरह से ये क्रम है टोटल रसों का निर्माण। षड रसों का कुल मिला के 63, जब इनको जोड़ेंगे आप लिस्ट को एक साथ, तो कितने हो जाएंगे, सब मिला करके 63 ग्रुप बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने रसों का निर्माण देखा कि किस तरह से रसों का निर्माण होता है। तो ये एक रसों का एक चार्ट था जिसको हमने समझने का प्रयास किया, और रसों के बारे में कौन मध्यम है, कौन उत्तम है, और कौन मतलब कमजोर है ना। मध्यम यानी बीच का हो गया, उत्तम यानी उसमें ज्यादा पर्टिकुलर समानता पाई गई, और मध्यम का मतलब निचले वाला, यानी कोई भारी है तो कौन कितना भारी है, तो मधुर रस सबसे ज्यादा उत्तम। भारी रसों की कल्पना करेंगे तो उत्तम, लघु के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर तिक्त हुआ, फिर उसके बाद सेकंड मध्यम हुआ कटु और अम्ल। इस तरह से क्रम को हमने समझने का एक प्रयास किया। ये इस तरह से 6 रसों का निर्माण हम देख पाए। ठीक है, तो 6 रसों का निर्माण यदि कर रहे हैं तो हम एक क्रम जो बनता है वो हमारा इस प्रकार से बनता है। अब यही 6 रसों से ही चिकित्सा होती है। षड रस प्रक्रिया ही पूरा जीवन का सार है, और हमारे भोजन के अंदर ही इन्हीं रसों की विविधता के साथ में कोई चीज घट गई है, बढ़ गई तो कौन से रोग आएंगे, इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो जो रस बढ़ गया है तो उसका लंघन कर दो, लंघन का मतलब उसका त्याग कर दो, तो वो रस की शरीर में कमी हो जाएगी। बाकी रसों को बैलेंस करके हम शरीर को स्वस्थ शरीर बना सकते हैं। शरीर ही नहीं, पूरी ही प्रक्रिया को हम ठीक कर सकते हैं। ये था रसों का एक सिस्टम। इस सिस्टम के आधार पे हमको पता लगता है कि कौन कौन से रस किन किन जगह और क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे एक नया चैप्टर, द्रव्य द्रव्य विज्ञानी। ललित जी को मैं शेयर कर रहा हूँ, कौन से द्रव्य कैसे होंगे, क्या होंगे, उनका किसके अंदर क्या व्यवस्था होगी। तो अभी ललित जी उसको शेयर कर देंगे आप लोगों को। तो इसी को हम शुरू करते हैं। तो 6 रसों के बारे में हमने देखा, किन से कौन सी बीमारी आ रही है, ये समझने का प्रयास किया। इसी समझ के साथ में हमें चिकित्सा को भी समझना होगा, इसकी चिकित्सा किस प्रकार हो गई। ये अभी मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मधुरस को ज्यादा प्रयोग कर लेंगे तो क्या होगा, ये अभी हमने क्रम पिछले अध्याय में जानने का प्रयास किया था। अभी हम देखेंगे, शायद नेटवर्क वीक है तो शायद फाइल धीरे धीरे पहुंच रही है ललित जी के पास। तो लगभग 25 पेज की एक फाइल अभी हम 2.9 MB PDF शेयर करेंगे।
इसको समझने का प्रयास करेंगे। द्रव्य द्रव्य विज्ञान क्या अध्याय है, क्यों और कैसे काम करते हैं। इस अध्याय में महर्षि वाग्भट ने समस्त द्रव्यों को या द्रव्य पदार्थ जो भी धरती पर विद्यमान है, जैसे जल हो गया, ये कोई भी द्रव्य है, तो इनको उन्होंने कितने भागों में बांटा है? लगभग 7 भागों में। थोड़ा वीक नेटवर्क है तो ललित जी के पास पहुंच नहीं पा रही फाइल। आ गई, पहुंच गई। तो द्रव्य द्रव्य विज्ञानी आज का मुख्य चैप्टर रहेगा हमारा। अब ये क्या है, कैसे है, इसका क्रम किस प्रकार रहता है, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग रहेगा, आप इसको 1 बाय 1 करके समझने का प्रयास करें। तो महर्षि वाग्भट ने विभिन्न वर्गों में समस्त द्रव्यों को यानी द्रव्य पदार्थों को विभाजित किया है। तो इन द्रव्य पदार्थों में मुख्यतः तेलीय वर्ग या पहला नंबर है तोय वर्ग और दूसरा है तोय वर्ग यानी जो लिक्विड फॉर्म है, जल जिसको बोलते हैं ना, जल। तो जल के बारे में चर्चा की, कई प्रकार के पानी के बारे में चर्चा की है उन्होंने, महर्षि ने। दूसरा है दुग्ध वर्ग, यानी दूध से पशुओं का मनुष्य के लिए उपयोगी है, जो क्योंकि मेमल्स तो काफी धरती पर मौजूद हैं, जिनके साथ में हमारा उनका प्रोटीन और हमारा प्रोटीन मैच नहीं करने के कारण हम सभी का कुछ भारी है कुछ हल्के हैं, तो उनको हमें समझना होगा कि हल्का क्या है, भारी क्या है, लोगों को समझना जरूरी है। उसके बाद में तेल वर्ग की उन्होंने चर्चा की और मद, जिसमें तरह तरह के शराब, जो आज के शराब नहीं, यानी शराब नाम है, शराब तो वैसे भी खराब है। तो शराब का मतलब ऐसे मद वर्ग जो हमारे औषधि के रूप में आते हैं। एक छू वर्ग, जैसे गन्ना है, इस तरह के रस जो होते हैं जिनसे गुड़ गुड़ इस तरह की चीजें बनती हैं। मूत्र वर्ग, तो कौन कौन से पशुओं का मूत्र, या कई बार आपने सुना हुआ स्वमूत्र चिकित्सा, तो मुरारजी देसाई इसका चिकित्सा एक का उदाहरण रहे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इसका बहुत प्रयोग किया जीवन में। मधु वर्ग, इस तरह से हमारे पास में 7 वर्ग हैं। अब ये है क्या, सातों को हम 1 बाय 1 देखने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास करते हैं। टोय वर्ग, इस वर्ग में विभिन्न प्रकार के जलों का वर्णन किया गया है। अब ये कौन से जल क्या है, लघु हैं, भारी हैं, तो गंगा जल का पहले हम लोग विश्लेषण समझते हैं, शॉर्ट में इसको हम समझ पा रहे हैं। तो गंगा जल क्या है, तो गंगा जल लघु है, बहुत हल्का है, आसानी से आपके इसके जो कंटेंट्स हैं वो आपके शरीर में खुद ब खुद ये गंगा जल को जिसमें मिलाओगे उसको भी पचा देगा और स्वयं जो चीजें उनको भी पचा देगा। स्वयं के जो कंटेंट्स हैं उसमें जो पहाड़ों से मिनरल विटामिन बह के आते हैं उन सबको तो पचाता ही है और साथ में खुद भी पच जाता है, इसलिए इसको लघु माना है। जीवनदायक माना है, यानी एक जीवन, अच्छा जीवन जीने के लिए जीवनदायिनी
औषधि के रूप में भी है और वैसे भी इसको हम समझ सकते हैं। गंगा जल एक पवित्र धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ जल है जो हमारे जीवन में पूजनीय है। क्यों पूजनीय? उसके बहुत सारे गुण हैं, तो इसको अमृत समान माना है। यानी गंगा का जल किसी भी क्षेत्र में हो, ये हमारे लिए अद्वितीय, पूजनीय, अमृत समान, जीवनदायिनी और लघु है। अब समुद्र के जल के बारे में वो चर्चा करते हुए बताते हैं कि इसका पान सिर्फ अश्विन मास में बताया है। अश्विन, अभी हम समझेंगे अश्विन मास। जब हम ऋतुचर्या करेंगे तो अश्विन मास की उसमें बात होगी। तो 12 महीने हमारे, है ना, तो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक, इस तरह से पूरे 12 महीने होते हैं। जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है, ठीक इसी प्रकार ये हिंदी के महीने आते हैं। हिंदी के जो महीने आते हैं, जो हमारे स्वदेशी इसको बोलते हैं हम, हमारा जो ईयर शुरू होता है अंग्रेजी का, वो जनवरी में शुरू होता है, जबकि हमारा स्वदेशी जो है भारतीय यानी सनातनी परंपरा में हम किसे मानते हैं? चैत्र का महीना प्रथम मास माना जाता है। और ऋतुओं के हिसाब से भी हम चर्चा करेंगे जब ऋतुचर्या करेंगे नेक्स्ट अध्याय में। उसमें अश्विन मास की बताई गई है जानकारी, और अश्विन महीना जो है इसके अंदर समुद्र का जल इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा बताया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब नदियों का जल कौन सा पीने योग्य है, कौन खराब, कौन अच्छा, ठीक, इसकी चर्चा करते हैं। नदी का जल हमारे लिए कौन सा अच्छा है? तो जितनी भी देश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का जल है, ये पथ्य बताया है, अन्य नहीं। राइट, तो जो पश्चिम की ओर बहने वाली, पूरब से पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं, इसका जल आप आराम से ग्रहण करेंगे तो कोई रोग नहीं देगा। ये पथ्य है, शरीर के लिए उपयोगी है। तो गंगा जल एक तो सबसे सर्वप्रथम उपयोगी है, और उसके बाद में कौन सा बताया? जो भी नदियां जो पश्चिम की ओर से पूरब की ओर बहती हो, वो सभी नदियां हमारे लिए पथ्य हो सकती हैं, बाकी सब रोग देने वाली हैं। कौन कौन सी नदियां कैसे कौन सी दिशा से आएगी तो क्या रोग देगी, इसकी चर्चा नंबर 2 पॉइंट में देखते हैं। हिमाचल से निकलने वाली नदियां, यानी हिमाचल का मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमालय से निकलने वाली, यानी हिमाचल जो हिम वाला ये अपना पर्वत है, हिमाचल पर्वत, इससे जो निकलने वाली नदियां हैं, ये आपको कौन सी बीमारियां देने वाली हैं? तो ये क्या देंगी? कृमि, पेट के अंदर कीड़े, है ना, वायरस वायरस नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में ये बढ़ा देंगी। कौन सी नदियां? हिमाचल की ओर से निकलने वाली नदियां। तो ये, हालांकि ये जो चैप्टर है नदियां पानी, ये फौज और पुलिस के लोगों को इसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कौन सा पानी आप इधर से आ रहा हो तो आप पी सकते हैं, कौन ग्रहण कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे सैनिक जो हैं ऐसी जगह फंस जाते हैं जो उनका अपना जल को ग्रहण नहीं कर पाते, उनके पास होता नहीं है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करें? देश की सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है, ना कि खान पान और जल। उस समय उनको स्वस्थ भी रहना है। तो ये हमारे देश में परंपराएं उनको ट्रेनिंग के समय सिखाई भी जाती हैं, बताई भी जाती है। और ये हर देश अपने देश के जितने भी सैनिक हैं या जो सिक्योरिटी का काम देखते हैं, उन सभी को ये बताया भी जाता है। अब का तो पता नहीं, हाँ पहले के ये काल में हो जाता, जितने भी राजा महाराजाओं के जमाने में भी ये चीज बताई जाती थी, जिससे उनके सैनिकों को वो अच्छा स्वास्थ्य दे सके। आजकल तो हम दूसरा पानी पीते हैं, बॉटल वाला। तो हिमाचल से नदी जो निकलती है वो आपको क्या देगी? कमी, कृमि, कृमि।
यानी वॉर्म्स मड्डी के अंदर बढ़ा देगी, कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ा सकती है। वहां का पानी आप पिए तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। स्लीपद, नदी का जल हृदय रोग, ये सारे रोग देगी, यानी हार्ट का रोग जो है वो देगी। और शिराओं का, शिराएं जो होती है ना बॉडी के अंदर, शिराएं जहां पर भी हमारी नसें हैं, और क्या, ब्रेन, ब्रेन की बीमारियां देंगी। हमने स्टैंड बना लिया। तो शिराएं जो हैं हमारी, जो भी नसें हैं या नस सीट, इससे जुड़े हुए सारे रोग देंगी। नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए रोगों को जन्म देगी, क्योंकि ये आपको पता है ये कृमि है, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस नहीं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है इन्हीं से ही पनपता है। पानी में बैक्टीरिया होता है ना। हमने मत्स्य अवतार भी सुना है, भगवान का मत्स्य अवतार, है ना। तो यानी जल के अंदर ही जीव संरचना होती है, यानी जल ही सब कुछ है, जल ही जीवन है, हम सुनते आए हैं बचपन से, जब से पैदा हुए। यानी जल हमारे शरीर में 70 से भी ज्यादा प्रतिशत अपना स्थान रखता है, इसलिए उस पर ज्यादा महत्व आयुर्वेद में दिया हुआ है। उसके बाद में क्या बताया है, वो कहते हैं कि अवंती से पूर्व पश्चिम देश से उत्पन्न नदी ये क्या करेगी, ये अर्श रोग देगी। आप देखेंगे पूरब की तरफ जाएंगे ना, तो ये अर्श पाइल्स, आप उड़ीसा से मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, मालदा, कलकत्ता के आसपास, बंगाल, इससे बहुत पाइल्स के रोग मिलेंगे, अर्श वाले, है ना। वहाँ के पानी में ये बीमारी है, ज्यादातर पाइल्स के लोग, रोगी वहां से यहाँ आ रहे हैं इलाज करने, यहाँ पे काफी लोग हैं। एक ने तो, एक उड़ीसा से बंदा भी आया है, उसको पाइल्स की सर्जरी भी की है। सर्जरी मतलब आयुर्वेदिक सर्जरी, ये वाली नहीं, आयुर्वेद में अलग सर्जरी होती है। महर्षि सुश्रुत जो है वो सर्जरी के जन्मदाता है इस धरती पर। उन्होंने बताया सर्जरी किस प्रकार होती है, पाइल्स की सर्जरी किस प्रकार होती है, नेचुरल तरीके से, राइट, कोई काटना छाटना नहीं, वो एक अलग विषय है। तो वो पाइल्स की सर्जरी या पाइल्स के रोग जो है कौन देगा, अवंती से, अवंती यानी स्थान का नाम है, पूर्व पश्चिम देश से उत्पन्न नदी, यानी पूर्व से पश्चिम की और जो जाती है नदी, क्योंकि उस एरिया में होती ही यही है, और वो करें तो क्या करें, उनका कोई ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए उनको इस प्रकार के रोग होते हैं। कहते हैं ना कई बार कि यार पानी की तासीर ही ऐसी है, बंदे का स्वभाव ही ऐसा, हम क्या करें। हरियाणा में आ जाओ, हरियाणा में देखो पानी की तासीर मिलेगी आपको। कहते हैं ना हरियाणा का पानी ऐसा है, राजस्थान का पानी ऐसा है, राजपूताना क्षेत्र है, इसके लिए मर मिटने वाले लोग पैदा होते हैं, है ना। तो ये सारी कहावतें ऐसे ही नहीं बनी है, इसका कुछ न कुछ आधार तो है जीवन में। ये जो जीवन का आधार है इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। और आयुर्वेद, आयु का विज्ञान बढ़ाना, किस क्रम करना है, तो ये सारा जो है इसमें महर्षि ने इनको, महर्षि वाग्भट ने सारी रिसर्च करके बताई हुई। और क्या है, सर्द, विंध्याचल, विंध्याचल के समान ऐसी जगह से कौन से रोग आएंगे, कुष्ठ के रोग, चमड़ी के रोग, यानी विंध्याचल के सदृश, उससे विपरीत दिशा में बहने वाली जो नदी है वो क्या देंगी। पाकिस्तान में चले जाइए, खूब मिलेंगे आपको कुष्ठ के रोग, पांडु रोग मिलेंगे, शिरो रोग मिलेंगे, है ना। तो क्योंकि ये उत्तर पूर्व की नदियां उधर जाती हैं, झेलम वेलम, इसका जो पानी है वो आपको कुछ इस टाइप की बीमारियां दे सकते हैं। तो जब भी, क्योंकि देखिए हर नदी अपने जल क्षेत्र से दिशा बदलती है, जब वो दिशा बदलेगी ना, पूरब से पश्चिम की ओर दिशा में बहती हुई दिखाई देगी, तो वहां का वो पानी पीने योग्य हो जाएगा।
और जैसे ही वो नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई दिखाई देगी, जब वो मोड़ लेती है, उसके बाद से उसके अंदर ये सब चीजें पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी ऊपर तक आ रही जब तक वो ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली नदियां आपको रोग मुक्त रख सकती हैं। पारियात्र इस टाइप की जो नदी है, इन्होंने अलग बताया। ऐसी समुद्र जल, ये कौन कौन सी बीमारियां देगा? त्रिदोष कारक। समुद्र का जल क्या देगा? त्रिदोष। समुद्र का पानी पियोगे त्रिदोष, धन्यवाद, पित्त का, तीनों को ये डिसेबल कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और पारियात्र, जो नदियां इस टाइप की हैं, जो दाएं बाएं घूम घूम के चलती हैं बहुत ज्यादा, जिनमें वो दोष नाशक और बलदायक होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें वो अपना ही दोष क्रिएट करती है। जैसे दिशा बदलती तो दोष क्रिएट करती है, दिशा बदलती है और दोष को खुद ही खुद फाड़ लेती है। इसलिए उसको, क्योंकि वो हमारे शरीर में वैक्सीनेशन भी करती जाती है, क्योंकि कृमि आएगा तो कृमि का वैक्सीनेशन भी कर देगा उसको। जैसे ही वो पश्चिम की तरफ घूमेगी तो उसका जो जल है, वहां की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है ये सारी चीजें, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत ज्यादा काम करता है। तो कोई भी जीव की संरचना से पूरब की ओर नहीं होती, और पूरब से पश्चिम की तरफ जो भी जाएंगी नदियां, उनमें जीवोत्पत्ति तरह तरह की हो सकती हैं। तो उसमें आपको कई तरह के जीव मिल सकते हैं, मछलियां हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, तो वो इस टाइप के लिए वो अच्छी हैं, जीवोत्पत्ति के लिए अच्छी हैं। तो उनका जल तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी प्रोडक्ट हो रहा है वो उनके लिए लाभदायी हो सकता है। अब चर्चा करते हैं कृपादि का जल। कृपादि का मतलब जैसे नलकूप, तड़ाक, तड़ाक का मतलब वो कूप जो जमीन के अंदर से निकलता है ना, वो कृपादि। कूपादि, सॉरी, कपादि नहीं, कूपादि। कूप, नल, कूप, इस टाइप की चीजें जो जमीन से आ रही हैं। तो कूप, तड़ाक आदि का जल आनूप या जांगल देश के समान समझना चाहिए। जांगल देश के समान यानी ऐसा पानी जो है थोड़ा सा आपको भारी दिखाई देगा, पचने में बहुत ज्यादा हल्का नहीं होता, लेकिन कुएं का पानी थोड़ा श्रेष्ठ माना है, ठीक है। मतलब शॉर्ट में इसको समझना है तो इस तरह से हमको समझना चाहिए। अब बात करते हैं नारियल पानी। अब ये क्या करेगा नारियल पानी? आता तो इसकी पैदावार तो आपको पता ही है, हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं उनमें ही होती है। राजस्थान में तो ये पैदा हो नहीं सकता, है ना। ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर सीमांत क्षेत्र या जलीय क्षेत्र हैं, उनके किनारे पर आपको मिले। तो इसकी क्या तासीर है, किस प्रकार के है? तो नारियल का जो जल है वो स्निग्ध है, चिकनापन देता है, यानी बॉडी के अंदर ड्राइनेस जो आती है, वात बढ़ जाती है, तो वात को शांत करने वाला है। शीत है, तासीर में शीत यानी ठंडा है। वात पित्त नाशक, वात और पित्त के जो रोग होते हैं उनको आपको पता है, आपने बेसिक इसका जान चुके हैं, वात और पित्त क्या होता है। तो ये वात और पित्त के जितने भी रोग होते हैं उनका सबका नाश करता है। मूत्राशय शोधक यानी पेशाब का शोधन करने वाला होता है। पेशाब जैसे किसी का बहुत ज्यादा पीला आ रहा है, बहुत ज्यादा लाल आ रहा है, अब जैसे हमारे यहाँ पे एक पेशेंट है, इसको हम यही पिला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको करते हैं तो ये पानी पियो। कैथेटर लगा है, यूरिन खराब आ रहा है, यूरिन आ भी नहीं रहा, ये खुल करके आए और मूत्राशय का, ब्लैडर की भी सफाई करता है, किडनी की सफाई करता है। उसके अंदर स्निग्धता यानी चिकनाई पैदा करता है, जिससे क्या होता है,
कोई पथरी वथरी वहां जमा हो रही है तो उसको निकालने में सुविधा हो जाए। वहां स्निग्धता चिकना ही रहेगी तो पथरी तो हमारे हर व्यक्ति के शरीर में रोज बनती है, तो रोज निकल भी जाएगी, राइट। तो इस तरह से इसको समझ, क्योंकि जो भी है उनमें चिकनास पैदा कर देगा तो कुछ चीज रुकेगा ही नहीं। जैसे हम सपोज करिए दरवाजा खोलें घर का और किस सरसों का तेल जमीन में फैला दिया है और आपको पता नहीं हो तो क्या खड़े रह पाएंगे? गिर जाएंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि वो चिकना है, जो हमें पता भी नहीं, पता होगा तो हम धीरे धीरे और संभल के चलेंगे। ऐसी कंडीशन में जब ये शरीर में स्निग्धता और शीतलता प्रदान करेगा, बॉडी के अपान वायु क्षेत्र को शांत करेगा। अपान वायु क्षेत्र में वात और पित्त बढ़ जाता है जिससे बहुत सारे रोग होते हैं। वात पित्त से ही अपान के रोग होते हैं, अपान वायु क्षेत्र में। तो अपान वायु का जो योग वाले हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन बाकी को भी जानना जरूरी है। तो पांचों वात में से तो उसमें ये बहुत अच्छा भूमिका अदा करेगा। तो अपान वायु के क्षेत्र के क्या कैसे हो सकते हैं? आजकल लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि ये सारा दिखता है, और नीचे के जो रोग हैं ये यूरिनरी ट्रैक्ट संबंधित इन सारी बीमारियों में अच्छा फायदा करेगा। कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, इस सबको ये रिलीज करने में मदद करता है। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर हमारा हो जाए, 2 से 3 डिग्री कम रहे तो ऐसा नाभि के नीचे के रोग जो है उसको नहीं सताते, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ही ये होना चाहिए। इस पहनावा ही हमारे देश में ऐसा बना दिया, महिलाओं को एकदम इस टाइप का वस्त्र या पेटीकोट वगैरह ब्लाउज इस टाइप का, नीचे से हिस्सा पूरा खुला रहेगा, साड़ी वाड़ी पहनना है ना, ऐसी व्यवस्था बनाई। पुरुषों को धोती और कुर्ता दे दिया ताकि वहां पर उसका टेम्परेचर बॉडी का नीचे कम रहे, बैलेंस में रहे। और जो पश्चिम का पहनावा है जैसे जीन्स है, इस टाइप के टॉप जीन्स वगैरह, इस टाइप के जो नीचे से टाइट पहनने वाले लोग हैं या बेल्ट वेल्ट बांधने वाले लोग हैं, इनको पाइल्स ये सारी बीमारियां, पेट के रोग सारे परेशान करते हैं। यानी नाभि के जितने के रोग हैं नीचे के, ये सब के सब फ्री फोकट में आपको मिल जाते हैं। यानी आप पैसा दे करके बेल्ट खरीदते हो और बेल्ट को बांधते हो, नीचे के रोग आपके टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करेगा। जीन्स नीचे का टेम्परेचर बदल देगा, बढ़ा देगा। जितना बढ़ता जाएगा उतने ही रोग महिलाओं को सताएंगे। माहवारी का समय बहुत कष्टप्रद हो जाएगा। जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है उसमें भी दिक्कतें आएंगी। यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ रखने में दिक्कत आएगी। पथरी जैसी, अश्मरी जैसी बीमारियां आ सकती, पाइल्स, फिस्टुला, ये सारी बीमारियां आपके इस निचले वाले हिस्से से जुड़ी हुई है। और ये क्या कर रहा है, ये जो जल है हमारा नारियल का, उसमें शीतलता प्रदान कर रहा है, यानी टेम्परेचर को कम कर रहा है और ब्लड की सफाई कर रहा है, स्निग्धता पैदा कर रहा है, नसों के अंदर भी चिकनाहट दे रहा है। तो जो ब्लॉकेज हैं वो बॉडी में वो सब नहीं हो पाते, इसलिए इसको ऐसे रोगियों को पीने के लिए दिया जाता है। आगे वो बताते हैं अंतरिक्ष का जल क्या फायदा करेगा। तो ये जल से ही आधी से ज्यादा बीमारियां, आधी क्या पूरी, आप चाहें तो आप पर डिपेंड करता है कि पानी का क्या उपयोग करें। जैसे बंदर को उस तरह दे दोगे तो क्या होगा, वो दाढ़ी बनाएगा? नहीं बनाएगा, वो तो सब काट पीट के बैठ जाएगा, उसको आता ही नहीं। लेकिन हमारे पास उस तरह हो तो हम उसको यूज कर पाते हैं, राइट। तो ये यूजर पर डिपेंड करता है कि कौन कैसे उसको काम में ले रहा है। तो यहाँ जो विषय है केवल यूजर को समझने का विषय है। अब अंतरिक्ष का जल जो आता है वो क्या काम करता है, तो ये इसको थोड़ा, वर्षा ऋतु में वर्षा का जल सर्वश्रेष्ठ है। वर्षा ऋतु आएगी तब ही वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि डिस्टिल वाटर की तरह काम करेगा बॉडी में। लेकिन
फिर भी आजकल केमिकल का युग है, तो पूरे वातावरण में हमने जो गैसेस पैदा कर दिए हैं और जो केमिकलाइजेशन जो हो चुका है, तो एसिड वाली कई बार बारिश होती है। जो शुरुआत की बारिशें होती हैं, जैसे ये सावन का महीना लगता है, तो ये एसिड की बारिश ही देता है। शुरुआत की 4-5 बारिश निकल जाए, अच्छी खासी हो जाए, उसके बाद में जो जल आएगा वो आपके लिए अच्छा माना है आज के परिवेश में। तो आज के परिवेश में क्या हुआ, हमारा वर्षा का जल जब 4-5 बारिश अच्छी हो जाए तो वो वातावरण को शुद्ध कर पाता है। ठीक है। नदी का जल हीन बताया है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वही धरती वैसी दूषित है, हमने खुद दूषित कर दिया है। और महर्षि को उस जमाने में पता था कि मानव जो है आगे जाकर के दूषित कर देगा, तो उन्होंने नदी को अच्छा नहीं माना, नदी के जल को अच्छा नहीं माना। तो अंतरिक्ष जल यानी ऊपर से जो आने वाला पानी बारिश का आता है वो अंतरिक्ष जल कहलाता है। अंतरिक्ष जल को सभी जलों में सर्वश्रेष्ठ बताया है, राइट। इसलिए आजकल इसका चल पड़ा है कि जो अंतरिक्ष का जल है उसको बचाया जाए और पानी का संरक्षण किया जाए और उसको जमीन को वापस सौंप दिया जाए, जमीन के अंदर चला जाए, है ना, फिर वो कुओं के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से हमारे पास आ सके। उष्ण जल के गुण, गर्म जल जो होता है वो क्या करता है, दीपक यानी आपकी भूख को बढ़ाता है, पालक लघु यानी अच्छा पालन पोषण के लिए जो भी कंटेंट चाहिए वो सारे के सारे खाने में से निकाल खाने योग्य बनाने का काम कौन कर रहा है, उष्ण जल। उष्ण जल का ये महत्व है, इसलिए कोरोना काल में सबको कह दिया गया भाई गर्म पानी पियो। ये उष्ण जल, या कोई बीमारी होती है तो हम कहते हैं उष्ण जल। इसके गुणों के बारे में महर्षि बताते हैं कि ये मूर्छा यानी जो बेहोशी आती है यानी शरीर के अंदर, उसके लिए फायदा है। जो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर ओवर हो जाता है, उसके लिए फायदा है। रक्त यानी ब्लड की खराबी, उसके दोष, उनके लिए। सॉरी, शीतल जल की चर्चा करते हैं। हाँ, वो उष्ण जल हो गया, सॉरी, एक में जम कर गया था, फिर से वापस रिपीट करता हूँ। तो शीतल जल के जो गुण है वो मूर्छा, अभी कोई बेहोश हो जाता है तो क्या करते हैं, ठंडा जल उसके मुंह पे 2-4 बूंदे डालते हैं, क्या होता है, होश में आ जाता है ना। तो होश में लाने के लिए व्यक्ति को हम थोड़ा सा जल उसके चेहरे पे छिड़क के उसको वापस जागृत अवस्था में ला सकते हैं। तो ये मूर्छा को दूर करता है, गर्मी शरीर की ठीक करता है, रक्त पित्त को कम कर सकता है, पद यानी पाँव की समस्या, विष को दूर करता है ना। वात, जो शरीर में विष बढ़ जाते हैं, अपन जो खान पान से विष पैदा कर रहे हैं शरीर में, उनको विषों को शांत करने में तो शीतल जल, शीतल जल कौन सा, फ्रिज में रखा हुआ नहीं, फ्रिज में तो खतरनाक हो जाता है और ज्यादा, यानी नेचर के द्वारा ठंडा, जैसे मटके का पानी है इस टाइप का, राइट। आजकल तो फ्रिज भी आ गए हैं, मिट्टी के फ्रिज आते हैं, वो बिना उसके चलते हैं, बिना बिजली के, तो उनका यूज होता है, उसमें नेचुरल तरीके से 10 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे आ जाता है उसमें, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाते उससे। और हाँ, ऐसा दावा है कि अहमदाबाद के गुजरात के मनसुख भाई हैं, वो क्रियाकलाप में लगे हैं कि देश को, नई दुनिया को हम कुछ नई चीज दे जाए। नया तो खैर कुछ नहीं है, वो पुरानी चीजों को ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुमार परिवार में होने के बाद में उनको भी मिट्टी की जानकारी, तो कौन सी मिट्टी क्या जल फायदा करेगा, ऐसे लोग, हमने इस प्रजाति को खो दिया।
तो ये कुम्हारों को हमारे देश के अंदर वो सारी चीजें पता थी कि कौन सी मिट्टी से मटका बनेगा, कौन सी मिट्टी से खाना बनाने के बर्तन बनाने चाहिए, कौन सी मिट्टी का चयन करके हमें फ्रिज बनाना चाहिए मटका मतलब पानी ठंडा रखने के लिए, जो और आ, जो खाने पीने की चीजों को हम सुरक्षित रख सके, तो कौन सी मिट्टी में रहे तो सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसी बीमारियां ना लगे, उससे बचाव के लिए सब्जियों को लंबे समय तक रखना, सुरक्षित रखना, ये सारा हम ऐसे लोगों को तो अब हम चर्चा करेंगे उष्ण जल। उष्ण यानी गर्म पानी। गर्म पानी क्या क्या फायदा करेगा, ये दीपक है। दीपक यानी भूख को बढ़ाने वाला, पालक यानी आपको मैं बता चुका लघु, पचने में आसान है, और बाकी जो कंटेंट हमने खाया पिया उसको भी पचाने में अच्छा है। वात कफ नाशक। वात की तासीर आपको पता है ठंडी है, तो उसका विपरीत गुण क्या है, गर्म। गर्म पानी पिएंगे तो वात शांत होगा। कफ, कफ की तासीर क्या है, ठंडी है, उसको विपरीत गुण देंगे गर्म, तो वो कफ भी हमारा गले में जमा हुआ है, यहाँ वहाँ बॉडी में जमा है, तो वो उसको पिघलाने में मदद करेगा। तो शरीर को क्या करेगा, फैट रहित बनाएगा। फैट, मोटा आदमी होता है ना, मोटे का कम करेगा वजन। आध्यान, मूत्राशय शोधक। शोधक, ये गर्म होने से क्या करेगा, हमारे जो किडनी है, किडनी को साफ करता है, ब्लैडर को साफ करता है, उसमें मदद करेगा, क्योंकि उसमें जो टॉक्सिक मटेरियल जमा हो जाते हैं उनको निकालने में सहायक है। जैसे किचन के अंदर हमारी टाइलों में जो जमा गंदगी होती है उसको क्या करते हैं, गर्म पानी से धोते हैं तो टाइलें अच्छे से साफ हो पाती हैं। ऐसे ही शरीर के अंदर भी कोई भी सफाई करनी है तो गर्म पानी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो फायदेमंद होगा। तो इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। ये एक ही पेज की कॉपी इसमें आ गई है तो कोई बात नहीं, हम आगे की चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं। अंतरिक्ष जल के बारे में हम जान चुके हैं। जल पीने के अयोग्य रोग, तो जल पीने के अयोग्य कौन सा पीना चाहिए, कैसे, क्या, उस पर चर्चा है। तो शरद व ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में स्वस्थ मनुष्य को भी कम पानी ही पीना चाहिए। यदि आपकी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती कुछ लोग लगे रहते हैं, आयुर्वेद में लिखा है सुबह 4 गिलास पी जाओ, 6 गिलास पी जाओ, हमारी आवश्यकता है तो ही आपको पीना चाहिए, अन्यथा शरीर में अभी तो अच्छा लगता है, 2 4 6 महीने बाद जगह जगह सूजन, ब्लड प्रेशर हाई, ये सारी और किडनी की प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगती हैं। तो जितनी हमारी शरीर की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, वो मांगता है शरीर खुद ब खुद कि भाई प्यास लग रही है तो पीना है। तो इस तरह से हम लोग बच सकते हैं कई प्रकार की बीमारियों से। तो किसी भी व्यक्ति को शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति सर्दी का महीना और गर्मी की ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में स्वस्थ मनुष्य को भी कम पानी ही पीना चाहिए। स्वस्थ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बीमारी है, उसको प्रॉब्लम है, तब पित्तवात इम्बैलेंस है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो पित्त जिनको बढ़ा रहता है उनको ज्यादा पानी पीना ही चाहिए, उनको ऑटोमेटिकली प्यास लगती ही लगती।
नंबर 2 देखते हैं। मंदाग्नि, गुल्म, शोथ, पांडु, उदर रोगी, अतिसार, हर्ष, ग्रहणी आदि रोगों में कम पानी, ऐसे व्यक्ति की अग्नि बिल्कुल, देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग समझ सकते हैं। जिसके अग्नि की ऑलरेडी कमी है अग्नि तत्व, उस पर जल डाल दोगे तो क्या होगा, अग्नि तो बुझ जाएगी। तो हमको जब भूख लगनी है और जब भूख लगी नहीं रही है, शरीर में अग्नि की तत्व की कमी है, तो मंदाग्नि यानी बन रही है बहुत ज्यादा, पेट में गैस भी, टेम्परेचर, उधर और पेट के रोग जो है 10 ग्रहणी, आईबीएस वगैरह जिस तरह के रोग होते हैं आज के युग में, आदि रोगों में भी कम पानी पीना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो पीना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई लिख दिया है महर्षि ने, जिसकी रिक्वायरमेंट है तो पिए, अन्यथा जबरदस्ती कोई भी पानी ना पिए। पानी के विषय में इतनी सारी बातें उन्होंने बताई। तो भोजन के प्रारंभ में जल पीने से शरीर कृश होता है। कृश का मतलब पतला दुबला, वातकारी शरीर बन जाता है। तो भोजन के प्रारंभ में जल पीने से शरीर कृश होता है, मोटापे को कम करेगा। अब मोटे व्यक्ति के लिए तो ये बहुत अच्छी बात। तो थोड़ा सा उसको आधा कप 1 कप, यदि पानी, कोई रोग नहीं है स्वस्थ है तो उसके लिए बताया गया है। और वजन कम करना चाहता है तो उसमें नींबू पानी डाल करके वो ले सकता है, राइट। तो उसके लिए तो अच्छा हो गया। तो भोजन के प्रारंभ में जल पीने से शरीर कृश होता है, पतला होता है। भोजन के मध्य में जल पीने से शरीर समान रहता है ना, तो आपका वजन बढ़ेगा ना घटेगा। तो मैंने आपको भोजन के बारे में बताया था कि जैसे गेहूं की चपाती और चावल बदल रहे हैं बीच में, तो 2 घूंट 3 घूंट आप पानी पी सकते हैं। आपको स्वस्थ रहने का तरीका ये है, राइट। तो भोजन के अंत में जल पीने से शरीर स्थूल होता है, यानी मोटापा बढ़ता है शरीर में, स्थूल होता है, ठीक है। हमको याद रखना है, इसको समझना है, तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे। दुग्ध वर्ग, ये तो था जल वर्ग। अब दूसरा जो वर्ग है दुग्ध वर्ग, इस पर हम चर्चा कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट दिन करेंगे। आज हम, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो फिर ओवर हो जाएगा, सब ऊपर से निकलेगा, राइट। तो हम इस फाइल को आगे बाद में ओपन करेंगे। नंबर 2 से हमें शुरू करना है। नंबर 2 में क्या है हमारा आज की तारीख में, दुग्ध वर्ग। कौन सा दूध किसके लिए फायदेमंद, मतलब आज पानी का चैप्टर समझ में आ गया होगा, पानी का खेल, है ना। अब इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो आप आराम से ले सकते हैं, ताकि हम इस विषय पर और भी अच्छे से चर्चा कर पाए। तो आज हमारे साथ में अनीता जी हैं, ललित जी हैं, प्रमीला जी हैं, सुमित जी। प्रणाम दादा। जी प्रणाम, जी प्रणाम। आपका दादा कोई मेरा एक प्रश्न है? क्वेश्चन, जी जी। आपने कहा भोजन के प्रारंभ में पीने से शरीर पतला होता है, लेकिन ये प्रारंभ में पानी पीने से अग्नि मंद भी तो हो सकती है दादा। तो वो तो शरीर बिल्कुल के साथ अग्नि, जमेगा तो और मोटे होंगे। नहीं देखिए इसका कारण क्या है, कम मात्रा में बोला है मैंने आपको। जी दादा। तो और पीना भी कौन सा है, गर्म पानी पिएंगे जी तो क्या होगा, जो शरीर में पाचक रस है ना उनको थोड़ा शरीर में कम कर देगा। तो खाना जो है ना, जी खाने को वो आगे की तरफ धकेलने में मदद करेगा। और आपको जी प्यास भी कम लगेगी, प्यास भी कम नहीं लगेगी, मतलब ये है कि आप खाना भी तो कम खाएंगे ना, पेट तो आपका पानी से भर चुका है। ये भी देखिए, प्याज विचार बहुत ही खा रहा होगा, मान लो 1 कप उसने किसी से पानी पी लिया तो वो खाना भी कम लगेगा उसको। जी।
तो दादा ऐसे जरूरी तो है नहीं लगेगी, इसमें। नहीं जी तो दादा। नींबू होगी, जी अग्नि दादा। मंद होगी, लेकिन ठंडा पानी पी। जी दादा जी। तो इसमें जरूरी है दादा कि नींबू पानी नींबू मिलाएं, कि बिना नींबू मिलाए भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, सॉरी। हम इसमें बिना नींबू मिलाए भी ले सकते हैं, राइट। और जी अच्छा करना है, उसमें सौंठ का पानी पी लो, और अच्छा रहेगा, उसमें अग्नि भी शांत नहीं होगी, और भूख बढ़ेगी। जिनको भूख नहीं लगती और मोटापा भी कम करना है, तो क्या करोगे, आप 1 कप सौंठ का पानी बना के पी लो, वेरी जी। सिंपल। तो दादा सौंठ पाउडर कितना डालना होगा इसमें? बस 1 या 2 चुटकी, 2 चुटकी बहुत होता है, सौंठ पाउडर बहुत तेज होता है। जी। तो दादा इसे उबाल के ठंडा करके पीना होगा ना? हाँ, ये बात, जी। राइट, अभी सब समझने लगे हैं, सब रेडी हो गए हैं। जी दादा। जी। ये बात, गुड। थैंक यू सो मच और दादा। किसी का? हाँ, वेलकम, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी तरह यदि हम लोग इस पे अटेंशन रखेंगे ना, तो बहुत कुछ हम खुद तो सुधरेंगे, समाज को भी ठीक कर पाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताएं। सर ये जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था तांबे के पानी में वो जो बर्तन होता है उसमें पानी पीने का, आपने बताया था कि दिवाली के बाद से शुरू होता है, ऐसा कुछ बताया था आपने टाइम, या सारा साल भी पी सकते हैं उसको? हाँ जी, ना ना, देखिए तांबा होता है गर्म तासीर में, वो आपका ब्लड का टेम्परेचर बढ़ा सकता है ना। वैसे तो तांबे जी का कहते हैं बहुत बढ़िया उपयोग है पानी का, जी लेकिन क्या होता है कि किसी किसी मौसम में और स्थान विशेष की जो वहाँ की तासीर भी देखनी पड़ती है ना, तो आपको स्थान विशेष को भी पहचानना है, और अपन जहाँ रहते हैं, जहाँ रहने वाले स्थान के साथ साथ वहाँ का रूम टेम्परेचर, इन सभी गतिविधियों को सीखना पड़ेगा हमको, कि उनकी गतिविधियां किस प्रकार काम कर रही हैं। जैसे रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर हमारा शरीर में, हमको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, ऐसी कंडीशन में गर्म पानी के बजाय हम चांदी के बर्तन का पानी पी सकते हैं, राइट। कहीं शरीर जी में जलन है, धातुगत दोष है, या नाभि के नीचे का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तांबे का बर्तन न लेकर के हम कोई मिट्टी के घड़े में चांदी का टुकड़ा डाल करके यूज कर सकते हैं। चांदी का टुकड़ा बिल्कुल प्योर कटवा लीजिए और उसमें डाल लीजिए, तो वो मटके में भी अच्छा काम करेगा, घड़े में भी रखें तब भी अच्छा काम करेगा, तो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। और तांबे का पानी क्या करेगा, तांबे का पानी पाचन में अच्छा है, थोड़ा सा मेटल है उसका, और वो थोड़ा सा गर्म है, और सर्दी में क्या हो, हमको गर्मी चाहिए थोड़ी सी, तो उसके हिसाब से ये वर्णन किया गया है कि सर्दी में यानी दिवाली से लेके होली तक, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि अभी तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये सारी ऋतुएं बिगड़ चुकी हैं, तो उससे हमको देखना पड़ेगा कि कब थोड़ा ठंडक आ गई है, तो कुछ लोग नवरात्रि में ही भर लेते हैं पानी, तो वो भी अच्छा प्रयोग है, और तांबे का बर्तन। और कुछ लोग स्थापना, नवरात्रि स्थापना के बाद से शुरू करते हैं, कुछ लोग धनतेरस वाले दिन में हम लोग नया घड़ा लाते हैं, तांबे का बर्तन लाते हैं, फिर उसमें पानी की स्थापना करते हैं, कलश स्थापना भी बोलते हैं, कुछ लोग वैदिक विधान के हिसाब से करते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका है, सबके पीछे का विज्ञान एक ही है। बस पानी को अच्छा बना करके पीना, जिससे हमारे शरीर में वो थोड़े से गर्म गुण दे दे, है ना। तांबे के बर्तन का गुण अच्छा होता है, गर्म होता है, उससे ब्लड को बढ़ाने में मदद मिलती है। शरीर में क्या बढ़ता है, सर्दियों में फैट बढ़ता है, अब फैट के मुकाबले ब्लड नहीं बढ़े तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उस फैट को कंट्रोल करने के लिए, फैट को पिघलाने के लिए, मोटापा ना आए, वजन ना बढ़े, इसलिए पूरा वैज्ञानिक सिस्टम बना हुआ है। तो क्योंकि सर्दी में हम खाना भी ज्यादा खा जाते हैं,
और कुछ बढ़िया वाला लड्डू वड्डू मिल जाए तो फिर तो क्या कहना है। तो इन सब की जो कफ बढ़ाने की कैपेसिटी है, उसको कैपेसिटी को तोड़ने के लिए या कम करने के लिए तांबे का बर्तन आपके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है। सर मुझे बस एक चीज पूछी थी, अभी जब तांबे का बर्तन आपने बताया गर्म होता है, ठीक है, और हाँ, अभी आपने जो बताया था ये जो स्क्रीन पे है उष्ण जल के गुण, तो मतलब उष्ण जल मतलब गर्म पानी, और ये तांबे का पानी मतलब एक ही कैटेगरी में जाएगा या अलग अलग वो उसमें चला जाएगा? देखिए अपन दो चीज की चर्चा कर रहे हैं, एक तो तासीर हाँ उसकी जी। गर्म हाँ और जी। एक पानी गर्म। तो तासीर तांबे वाले की गर्म है जी। ना। और उसको और गर्म करके पियोगे तो वो तासीर के साथ साथ गर्म पानी के गुण देगा। गुण में और तासीर में दोनों में थोड़ा फर्क है। मतलब इस शब्द को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो शरीर में पाक और विपाक एक शब्द होता है, विपाक शब्द होता है आयुर्वेद में। उसको ऐसे बोला जाता है कि खाने में जो पाचन के बाद, जैसे कि हम मान सकते हैं मुनक्का। मुनक्का क्या कर रहा है, अभी खाने में तो ठंडा है लेकिन इसके पचने के बाद जो गुण क्या है, गर्म है। तो वो शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाता है, इसलिए उसको खाने से भूख लगती है लोगों को, राइट। ऐसे ही दूध, दूध पीने में तो गर्म है। हम ठंडा दूध कौन पीता, कोई नहीं पीता, गर्म करके पीते हैं ना। तो गर्म, तासीर गर्म नहीं है दूध की, तासीर तो ठंडी है उसकी। लेकिन इसलिए डॉक्टर भी क्या कहते हैं, ये वाली गोली है ना दूध के साथ ही लेना, क्योंकि डॉक्टर को पता है ये जो है बहुत गर्म तासीर की गोली है ना, उसके अंदर सब केमिकल एसिड वगैरह है, तो उसको दूध से बैलेंस किया जा रहा है। तो इसलिए जो पचने के बाद का गुण होता है वो वाला गुण गर्म हो रहा है तो वो तांबे में है, वो स्वर्ण धातु में है, पीले कलर की धातुओं में है, राइट। ओके ओके ठीक है। और पीला कलर जो है आपके फैट को भी नियंत्रित करता है, और पीले कपड़े भी, और पीली चीजें खाने में भी, जैसे पपीता, पपीता भी गर्म है ना। और पित्त भी आपका पीला होता है, वो भी गर्म है ना, अग्नि तत्व है उसमें। ऐसे ही पीली धातुओं का, आप ज्योतिष में देखते हैं ना, ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो आपकी जन्म पत्री देखते हैं, अच्छा उनको ये पता लग जाता है कि इसको पीत वर्ण धारण कराना है, पीला वस्त्र धारण कराना है, या फिर उसको कोई पीले कलर की अंगूठी पहनानी है, इसकी रेज उसमें जाए बॉडी में, राइट। तो पीला कलर क्या कर रहा है, अग्नि तत्वों को बॉडी में बढ़ा रहा है। तो आप स्टोन की चिकित्सा कर लो चाहे ये चिकित्सा कर लो, ये हमारी चिकित्सा के रास्ते हैं, माध्यम है, राइट। तो स्वस्थ को, एक स्वस्थ जीवन को जीने के लिए ये सारे क्रम भी, स्टोन चिकित्सा, ये चिकित्सा, वो चिकित्सा, भारत में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां बनी, तो जिसको कलर चिकित्सा भी बोल सकते हैं। और बाकी भी कई चीजें हो सकती हैं, उसके मतलब उसके आसपास के गुण आपको समझना है बस। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। क्या समापन किया जाए, कोई प्रश्न शेष है? दादा एक क्वेश्चन और है, ये जो सोट का पाउडर हम बनाएंगे जो, तो ये 2-3 घंटे पहले बना के रख सकते हैं? हाँ, 2-3 घंटे पहले डालोगे ना तो उतने हाँ ठंडा होने में भी टाइम लेगा, जी बना सकते दादा, हैं। जी बस वो गर्म रहना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना रहे, ताकि उसमें जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना आए। बाहर से बैक्टीरिया भी आ जी जाता है ना। जी दादा, थैंक यू सो मच दादा। ओके जी, वेलकम। समापन। जी, प्रणाम दादा। सभी को प्रणाम प्रणाम। दादा। जी जी, नमस्कार, प्रणाम। आज के होस्ट महोदय क्लास को समापन कर दीजिए, हम भी